आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे। आई होप आपकी हेल्थ, पढ़ाई, आपके पेरेंट्स की हेल्थ और बाकी आपके लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। आज के सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया, रशिया के बारे में, बट प्राइमरली हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में। जिस वर्ल्ड ऑर्डर में हम लोग अभी जी रहे हैं और आने वाले टाइम में ये वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए वर्ल्ड ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली बताता है कि दुनिया का ऑर्डर कैसा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कैसा है, रिलेशन बिटवीन द कंट्रीज कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे कि 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद से लेके 1991 तक वर्ल्ड ऑर्डर कैसा था, तो आप कहोगे बाइपोलर था, राइट। एक तरफ अमेरिका था, दूसरी तरफ रशिया था। दोनों के बीच में एक तरीके से कोई भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। देयर वाज नो डायरेक्ट वॉर बिटवीन यूएस एंड अमेरिका, रादर देयर वर अ लॉट ऑफ प्रॉक्सी वॉर्स, बहुत सारे प्रॉक्सी वॉर्स हुए, बट दोनों कंट्रीज के बीच में कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ, थैंक्स टू द न्यूक्लियर डेटरेंस विच अमेरिका एंड रशिया क्रिएटेड अमंग ईच अदर। तो इस वर्ल्ड ऑर्डर को नाम दे दिया गया कोल्ड वॉर। कोल्ड क्योंकि देयर वाज नो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, दैट्स व्हाई कोल्ड, इट वाज नॉट अ हॉट वॉर। इसके बाद 1991 के बाद वी एंटर्ड इनटू अ बाई यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। 1991 के लगभग सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया और इसको नाम दे दिया गया पैक्स अमेरिकाना। पैक्स अमेरिकाना का मतलब अमेरिका की हेजेमनी थी। जैसे 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी में ब्रिटेन की हुकूमत हुआ करती थी, तो हम लोग पैक्स ब्रिटानिका कहते थे। आज 1991 के बाद से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में पैक्स अमेरिकाना हो गया। 2008 के बाद से जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, अमेरिका के प्रमुख बैंक्स कोलैप्स कर गए और उसका रिपरकशंस यूरोप की इकोनॉमी को भी झेलना पड़ा। इसके बाद वेस्ट की डिक्लाइन स्टार्ट हो गई और ब्रिक्स इकोनॉमी की राइज स्टार्ट हो गई। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। चाइना की बहुत तेज रेट से स्टार्ट हुई, इंडिया की मॉडरेट स्टार्ट हुई। बट 2008 के बाद से पैक्स अमेरिकाना तो ऑब्वियसली खत्म हो चुका है। नाउ देयर इज नो अमेरिकन हेजेमनी, रादर वी आर एंटरिंग इनटू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। पैंडेमिक 2020 पैंडेमिक आया है, उस समय हमें सबसे पहली बार समझ में आया कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कैसे इवॉल्व कर रहा है, कैसे इमर्ज कर रहा है। बिकॉज 1945 से लेके लगभग आप मान लीजिए 70-80 साल हम लोग कभी भी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में नहीं जिए हैं। इनफैक्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा ये हमें पता भी नहीं है, बिकॉज आज तक हम देखे नहीं है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। वी हैव ऑलवेज विटनेस बाइपोलर और यूनिपोलर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के पास पावर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, तो ऑब्वियस सा बात है अगर बहुत सारे पावर मेकर्स होंगे तो डिस्प्यूट्स भी होंगे। अगर आप मान लीजिए इंडिया में प्रेसिडेंट के पास भी पावर है, प्राइम मिनिस्टर के पास भी पावर है, अगर दोनों के पास इक्वली पावर है तो क्लैश होगा। इसलिए इंडिया में प्रेसिडेंट को नॉमिनल हेड रखा गया है और प्राइम मिनिस्टर को रियल हेड रखा गया है। सो व्हेन देयर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, दैट इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है। अगर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों के पास पावर होगा तो दोनों एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंसेस करेंगे। बट क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? नहीं। प्रेसिडेंट अपने ईगो की लड़ाई करेंगे, प्राइम मिनिस्टर अपने ईगो की लड़ाई करेंगे। सो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में जहां पे बहुत सारे कंट्रीज के पास पावर होता है, इन्फ्लुएंस होता है, ये एक अच्छी बात होती है। बट इन रियलिटी मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एक बहुत केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर होता है। और आप देख सकते हैं, कौन इमेजिन किया था 21वीं सदी में रशिया और यूक्रेन की वॉर होगी? कौन इमेजिन किया था कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसा वॉर होगा जहां पे एक साल में 50 से 60 हजार लोग मर गए? और फ्यूचर में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की वॉर, ताइवान को लेके वॉर। सो मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में आप क्लियर कट देख सकते हो किस तरीके से chaos, मेस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ चुका है। और आने वाले टाइम में मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगे। आज के इस सेशन में हम लोग इसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। क्यों बात कर रहे हैं आज हम इसके बारे में? बिकॉज न्यूज आया है कि नॉर्थ कोरिया अपने एलीट ट्रूप्स को, अपने जो एलीट आर्मी है उसको रशिया भेज रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ाई के लिए नॉर्थ कोरिया अपने एलीट ट्रूप्स को रशिया भेज रहा है। ये एक बहुत सिंबॉलिक इवेंट नहीं है,
बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट हो सकता है जियोपॉलिटिक्स में, बिकॉज नॉर्थ कोरिया और रशिया की दोस्ती कोल्ड वॉर में बहुत अच्छी थी। दोनों अलायंस पार्टनर थे, लाइक नाटो जैसे अलायंस ब्लॉक है वैसे ये दोनों भी अलायंस थे। इसके बाद आपको पता है 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, शांति हुई, सब कुछ ठीक था, लेकिन आज ये दोनों एक तरीके के अलायंस में है। ये बताता है कि जो कोल्ड वॉर की मेमोरी है, जो कोल्ड वॉर की इवेंट्स हैं, वो वापस से अनफोल्ड हो रहे हैं। तो ये एक मैसेज है फ्यूचर का कि आप फ्यूचर के वर्ल्ड ऑर्डर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बाइपोलर 1991 के पहले तो कोल्ड वॉर था, शांति थी, क्योंकि बहुत लोग के पास पावर नहीं था, कुछ ही लोग के पास पावर था। आज बहुत लोगों के पास पावर है और आज वापस से वही कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स इमर्ज होकर आ रही है। इसलिए ये जो वर्ल्ड ऑर्डर हम देख रहे हैं ये और खतरनाक है। तो इन्हीं सारे चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। काफी जियोपॉलिटिकली इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से हम इन चीजों को समझने का काम करेंगे। अब ये देख सकते हैं 8 अक्टूबर का ये फर्स्ट पोस्ट का हेडलाइन था कि साउथ कोरिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने साउथ कोरिया का डिफेंस मिनिस्टर जो है, उनका ये कहना है कि नॉर्थ कोरिया अपने ट्रूप्स को रशिया भेजा है। ये 8 अक्टूबर को साउथ कोरिया ने एक चीज कहा था। अब ये है 18 अक्टूबर का न्यूज, विच इज इनफैक्ट यस्टरडे का न्यूज। जेलेंस्की ने ये कबूल किया और जेलेंस्की ने कहा कि 10,000 नॉर्थ कोरिया के फोर्सेस रशियन फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि रशिया जो है अब वो फाइनली अपने विक्ट्री प्लान, काफी एक बड़ा एग्रेसिव अटैक यूक्रेन पे करने जा रहा है, जिससे रशिया अपने विक्ट्री को एंश्योर करना चाहता है। तो जो साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, आज उसको जेलेंस्की ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे वाले सेशन को समझेंगे। आगे बढ़ने के पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। डेट्स हमारे थोड़े चेंज हो गए हैं, 25 अक्टूबर को होने जा रहा है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और अपने एग्जाम को कम से कम समय में निकालना चाहते हैं, तो वो तभी हो सकता है जब आपके पास रिवीजन का एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो, और टॉपर किस तरीके से नोट्स बनाते हैं रिवीजन के थ्रू, वो भी आपको जानना जरूरी है। तो इस पर्टिकुलर वेबिनार जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इन्हीं चीजों का साइंटिफिक तरीके से बताया जाएगा। तो अगर आपके पास हाफ एन आवर भी है तो आप समय निकाल के इस वेबिनार को प्लीज जरूर अटेंड करें। बैचेस की बात करें तो इंग्लिश मीडियम के बैचेस करोल बाग ब्रांच में 24 अक्टूबर को, हिंदी मीडियम के बैचेस मुखर्जी नगर ब्रांच में 21 अक्टूबर को, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बैचेस इन स्पेसिफिक डेट्स को प्रयागराज ब्रांच में और पटना में भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। अनअकैडमी आईएएस जीएस कोर्स के अलावा सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ये सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता है। इसके लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ व्हाट इज द न्यूज? तो सबसे पहले 8 अक्टूबर को साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स हैं वो रशिया के साथ मिलकर लड़ रहे हैं अगेंस्ट यूक्रेन, और इन्होंने ये भी प्रेडिक्ट किया कि जो नॉर्थ कोरिया है वो आने वाले टाइम में और ट्रूप्स को भेजेगा रशिया में। तो आज साउथ कोरिया डिफेंस मिनिस्टर की जो भविष्यवाणी थी वो सही साबित हो रही है। और ये जो फॉरेन ट्रूप्स का प्रेजेंस है, ये केवल रशियन साइड से नहीं है, इनफैक्ट यूक्रेन के ऊपर भी एक्यूजेशन लगाया गया है कि वो भी इस तरीके के फॉरेन फाइटर्स को अपने आर्मी में ज्वाइन किए हैं, बिकॉज दोनों इस समय आर्मी शॉर्टेजेस से गुजर रहे हैं। और इसमें इंडिया और नेपाल के बहुत सारे लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ है, आपको पता ही होगा इंडिया के बारे में, बट नेपाल और बांग्लादेश के भी इनफैक्ट कुछ लोगों को रिक्रूट किया गया। अब कल यस्टरडे 18 अक्टूबर को जेलेंस्की कहते हैं कि 10,000 ट्रूप्स, उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से 10,000 ट्रूप्स नॉर्थ कोरिया में रेडी किए जा रहे हैं, जो एलीट ग्रुप्स के हैं, जो रशियन फोर्सेस को आने वाले टाइम में ज्वाइन करेंगे। और अभी तक रशिया यूक्रेन वॉर में, ऑल्दो यूक्रेन को डिफेंस सप्लाई वेस्ट कर रहा है, बट कोई भी तीसरा कंट्री के आर्मी दोनों कंट्री में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो ऑल्दो यूक्रेन को वेस्ट के द्वारा डिफेंस दिया जा रहा है, बट ऐसा नहीं कि नाटो के आर्मी यूक्रेन के साथ मिलकर लड़ रहे हैं।
ये पहली बार ऐसा होगा, जेलेंस्की कह रहे हैं, कि इतना बड़ा ट्रूप किसी तीसरे कंट्री का रशिया यूक्रेन वॉर में शामिल होगा, विच मींस दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज हेडिंग टूवर्ड्स अ वर्ल्ड वॉर। कोई वर्ल्ड वॉर होने वाला नहीं है, ये जेलेंस्की डर बना रहे हैं। यही डर के मारे 1.5 साल से ये अपने आप को गुजारा कर रहे हैं। इसी डर के बेसिस पे इनको डिफेंस मिल रहा है, इसी डर के बेसिस पे इनको खूब पैसा दिया जा रहा है, और उन सारे पैसे को ये क्या करप्शन कर रहे हैं ये सबको पता है। अब ये एक नया डर लिया है कि वर्ल्ड वॉर होगा, ये हो जाएगा। तो जेलेंस्की के बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि कैसे ये वन ऑफ द मोस्ट हिपोक्रेटिक लीडर हैं आज के दौर के। अब इससे ऑब्वियसली वेस्ट तो पैनिक में आ ही गया है कि अगर नॉर्थ कोरिया, आपको पता है, बहुत पहले से ही आर्म्स एंड एमिशन तो दे ही रहा था, अब नॉर्थ कोरिया जो है वो आर्मी भी भेजेगा, और रशिया ऑन द रिटर्न नॉर्थ कोरिया को क्या कर रहा है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो वेस्ट क्यों पैनिक में है? बिकॉज वेस्ट का एक सबसे बड़ा हथियार है सैंक्शन। नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाया है, रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है, बट इन सारे सैंक्शंस को ये कंट्रीज मिलकर बाईपास कर ले रहे हैं। जैसे आप देखिए रशिया, आईएमएफ के रिपोर्ट के हिसाब से रशिया जो है वो अभी एडवांस्ड इकोनॉमीज में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ये 16 अप्रैल 2024 का न्यूज है। मतलब आपके सैंक्शंस के बावजूद रशिया पे कोई असर नहीं हो रहा। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये सारे कंट्रीज एक साथ मिलकर चाइना के हेल्प के साथ इन वेस्टर्न सैंक्शंस को बाईपास कर रहे हैं, तो वेस्ट तो पैनिक में आएगा ही। अब ये चीज कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि नॉर्थ कोरिया रशिया में ट्रूप्स भेजेगा, क्योंकि इन दोनों की दोस्ती रीसेंट टाइम्स में बहुत बड़ी है। और इसी चीज को मैं पहले भी कह रहा हूं कि ये जो दोस्ती बड़ी है ये बताता है फ्यूचर के बारे में। आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दोनों हमेशा से अलायंस पार्टनर रहे हैं, मॉस्को और प्योंगयांग। 1991 के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ कि दोनों की दोस्ती कम हो गई, लेकिन जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है और नॉर्थ कोरिया का अमेरिका के साथ प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, तो इन दोनों में दोस्ती रीसेंट टाइम्स में बहुत बड़ी है। और आपको पता होगा पुतिन जो है वो लगभग 24 साल के बाद कोई रशिया के प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया गए थे, और आप ये देख सकते हैं हिस्टोरिक विजिट हुआ था पुतिन का प्योंगयांग में, नॉर्थ कोरिया में। और वहां पे वो दोनों कंट्रीज ने एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया, और उस एग्रीमेंट में उन्होंने कहा है कि अगर रशिया को कोई तीसरा कंट्री अटैक करता है या अगर नॉर्थ कोरिया को कोई तीसरा कंट्री अटैक करता है तो ये दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे। मतलब एक तरीके से ये दोनों अब एक अलायंस पार्टनर बन चुके हैं। मतलब जो कोल्ड वॉर का जियोपॉलिटिक्स है वो वापस आ चुका है। पुतिन ने इसलिए इसको ब्रेक थ्रू डॉक्यूमेंट भी कहा। तो पुतिन और रशिया की नॉर्थ कोरिया की दोस्ती एक तरीके से इस लेवल पे आना ये बहुत कुछ बताता है। और इनफैक्ट इस पूरे वॉर में नॉर्थ कोरिया रशिया को बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट बैलिस्टिक मिसाइल तक नॉर्थ कोरिया ने रशिया को ट्रांसफर किया है। इसके अलावा एक और चीज आपको जानना है कि एक तरफ तो ये दोनों की दोस्ती बड़ी है, बट ये दोनों कंट्री का एक और चीज बहुत कॉमन है, वो है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज करना। आपको पता होगा रिसेंटली पुतिन ने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है, और अब पुतिन के लिए न्यूक्लियर वेपन यूज करने का जो थ्रेशोल्ड है वो काफी कम हो चुका है। कि पहले पुतिन न्यूक्लियर वेपन को किस केस में यूज करेंगे और आज किस केस में वो न्यूक्लियर वेपन यूज कर सकते हैं, वो जो थ्रेशोल्ड है उसको लोअर डाउन कर चुका है। सिमिलरली जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने खुला धमकी दिया है साउथ कोरिया के ऊपर कि हम न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकते हैं अगर आप हमें प्रोवोक करोगे। मतलब ये दोनों कंट्री सेम पॉलिटिक्स में आ चुके हैं जैसा ये लोग पहले कर रहे थे। मतलब हिस्ट्री हैज रिपीटेड इटसेल्फ एंड द वर्ल्ड ऑर्डर हैज आल्सो रिपीटेड, बट इट इज मोर इवन डेंजरस दैन, बिकॉज आप अपने गलतियों से, हमने हिस्ट्री की गलतियों से नहीं सीखा। ये हम आगे बात करेंगे। तो ये आप क्लियर कर देख सकते हैं कि किम जोंग यून में और व्लादिमीर पुतिन में किस तरीके की सिमिलैरिटीज है। नाउ दिस इज द मेन एनालिसिस और द मेजर 5 टेकअवेज। एक नया कोल्ड वॉर में जा रहे हैं। क्या इस कोल्ड वॉर को हम, इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को क्या हम कोल्ड वॉर 2.0 कह सकते हैं? नहीं, बिकॉज कोल्ड वॉर, ये वाला कोल्ड वॉर पुराने कोल्ड वॉर से काफी अलग है। ये कोल्ड वॉर मल्टीपोलर है, वो कोल्ड वॉर बाइपोलर था। ये कोल्ड वॉर में इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के अंदर सारे कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं। वो वाले कोल्ड वॉर में कंट्रीज आइसोलेटेड थे। वो वाले कोल्ड वॉर में अमेरिका वर्सेस रशिया था। इस वाले कोल्ड वॉर में अमेरिका वर्सेस रशिया, चाइना कंबाइंड है।
उस वाले कोल्ड वॉर में इंडिया का ज्यादा रोल नहीं था, इस वाले कोल्ड वॉर में इंडिया चाहे या ना चाहे इंडिया हैज टू प्ले अ रोल, बिकॉज इस कोल्ड वॉर का जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अमेरिका का, चाइना, वो इंडिया का नेबर है। सो दैट्स व्हाई यू कैन नॉट से और कॉल दिस एज कोल्ड वॉर 2.0। तो एक नए फेज ऑफ कोल्ड वॉर में हम एंटर कर रहे हैं। अब इसके 5 मेजर टेकअवेज क्या है कि पहला चीज तो क्लियर है, रोल ऑफ अलायंसेस एंड ब्लॉक्स इज बैक। आज वापस से वही आ गया है चॉइस, क्या आप वेस्टर्न कैंप में हो या क्या आप रशियन कैंप में हो। रशियन कैंप का मतलब रशिया हो गया, ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, बेलारूस हो गया, ये एक नया एक्सिस बन रहा है, अलायंस बन रहा है। और उधर एक यूरोप का नाटो और अमेरिका का एक अलग बन रहा है। तो 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन में जब ये अलायंस पॉलिटिक्स, ब्लॉक पॉलिटिक्स खत्म हो गया, कंट्रीज मिलजुल के काम कर रहे थे, पुतिन को G8 का मेंबर बनाया गया, आज वापस से हम लोग अलायंस और ब्लॉक पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा, इस नए फेज ऑफ कोल्ड वॉर में क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या फीचर है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वो हॉरिजॉन्टली भी बढ़ेगा और वर्टिकली भी बढ़ेगा। हॉरिजॉन्टली का मतलब कि हो सकता है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन आने वाले टाइम में ईरान के पास आ जाए, न्यूक्लियर वेपन और भी किसी सऊदी अरेबिया के पास आ जाए। तो आज न्यूक्लियर वेपन जो है वो बढ़ने का चांस बढ़ गया है, बिकॉज जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, और ये बात क्लियर है कि अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है तो कभी भी कोई कंट्री आपके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर आज न्यूक्लियर वेपन यूक्रेन के पास होता तो रशिया वुड हैव नेवर अटैक। इसीलिए आज बहुत सारे कंट्रीज, इनफैक्ट जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वर्टिकल प्रोलिफरेशन भी बढ़ेगा कि जितने कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन है वो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कॉन्स्टेंटली बढ़ा भी रहे हैं। देन वेस्ट नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। अब अमेरिका और यूरोप को यह सोचना होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, आप साबित क्या करना चाहते हैं, आप क्यों कर रहे हैं। आप एक तरफ यूक्रेन को इतना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर भेजें, आखिरकार पुतिन का मांग क्या था। पुतिन का बस ये मांग था कि जेलेंस्की नाटो ना ज्वाइन करे, हम जेलेंस्की और यूक्रेन को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन वेस्ट ने जानबूझकर ये पूरे मुद्दे को आग लगाया और उसके बाद अपने डिफेंस इंडस्ट्री को बूस्ट किया। और आज जब रशिया, नॉर्थ कोरिया ये लोग दोस्ती कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। आज जब वर्ल्ड ऑर्डर केओस हो रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो वेस्ट को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि आज अमेरिका और ये लोग जो सोच रहे हैं कि आज उन्हीं का दौर है, उन्हीं का जमाना है, आज वो खत्म हो चुका है। आज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम का जड़ अमेरिका है और यूरोप है। तो उनको अपने फॉरेन पॉलिसी करेक्शंस को ठीक करने होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। नॉन अलाइनमेंट का रेलेवेंस बैक हो चुका है। फॉरेन पॉलिसी के एडिटोरियल में लिखा हुआ है कि नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि पुराने कोल्ड वॉर में भी आपके पास चॉइस था, आप कहां जाओगे। अगर आप अमेरिका के साथ हो तो रशिया के दुश्मन हो, अगर आप रशिया के साथ हो तो अमेरिका के साथ दुश्मन हो। इसके बाद तो ये सब खत्म हो गया। लेकिन आज वापस से ग्लोबल साउथ के पास चैलेंज है कि आप कहां जाओगे, क्योंकि आज दोनों ब्लॉक के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी हो गया है। एक तरफ रशिया और ये वाले ब्लॉक, और उधर अमेरिका वाले ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स में बहुत दुश्मनी हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल साउथ कंट्रीज के पास वापस से आज चॉइस लेने की मजबूरी है। और ग्लोबल साउथ को चॉइस नहीं लेना चाहिए, बिकॉज इनको अपना डेवलपमेंट के लिए हर एक जगह से मदद चाहिए। इसलिए आज नॉन अलाइनमेंट का रेलेवेंस वापस होगा। क्या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट होगा या नहीं होगा वो तो कम चांस है, बट नॉन अलाइनमेंट की एक जो पॉलिसी है वो इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट कर रहे हैं। और इंडिया हैज टू प्ले आउटसाइड रोल। जिस तरीके से आज के दौर में हर एक कंट्री एक दूसरे के नफरत कर रहे हैं या दुश्मनी कर रहे हैं, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हर एक ब्लॉक के साथ रिलेशन रखता है। रशिया के साथ भी रखता है, अमेरिका के साथ भी रखता है, इजराइल के साथ भी रखता है, पैलेस्टीन के साथ भी रखता है। तो इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में रियली एक स्पिरिचुअल गाइड टू द ह्यूमैनिटी हो सकता है, अगर इंडिया को पता चले कि इंडिया का एसेट है क्या। अगर हम वापस से अमेरिकन मॉडल को कॉपी करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। सो इंडिया को समझ में आना चाहिए कि इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर नॉन अलाइनमेंट, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर द मिडिल पाथ, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस, इंडिया हैज ऑलवेज स्टूड फॉर टॉलरेशन, इंडिया इज अ सिविलाइजेशनल कंट्री, फिलोसॉफिकल कंट्री, स्पिरिचुअल कंट्री। सो इफ इंडिया रियलाइजेस हु इज इंडिया एंड हाउ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिका, रशिया एंड अदर कंट्रीज, इफ इंडिया अंडरस्टैंड्स व्हाट इट इज, देन इंडिया कैन परफॉर्म दैट रोल। इसी चीज को बहुत पहले ऑरोबिंदो घोष ने कहा था कि इंडिया जो है वो स्पिरिचुअल गुरु है ऑफ द मैनकाइंड, और इंडिया को आने वाले टाइम में स्पिरिचुअलिटी की दिशा में बहुत काम करना चाहिए। लड़ाई झगड़े इनको बंद करना चाहिए। तो इंडिया को एक बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, नो डाउट, इस इमर्जिंग कोल्ड वॉर में। आपके कुछ और कमेंट है, आपके कुछ और व्यू पॉइंट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।